BCA JA में ज्वाइन करने के लिए किया था। अच्छा। BCA करने का मतलब राजगढ़ से इंदौर BCA अपने एकेडमी के जेमे के लिए select किया था ज्वाइन। हाँ। हम सबकी रैंक भी आपकी वजह से ही आ पाई है, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता था। जैसे कि अभी तक जितनी ऑल इंडिया रैंक्स आई है, सबने आप ही को फॉलो किया है। हमारी बैचमेट्स ने भी आप ही को फॉलो किया है। ट्रिग्नोमेट्री में भी पहले डर लगता था, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स मुझे कंपाइल नहीं हो पाती थी, बहुत टाइम लगता था। तो आपने मास्टर क्लास में जो एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक्स बताई है ट्रिग्नोमेट्री की, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। और जो हाइट एंड डिस्टेंस की आपने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो तो सर बहुत हेल्पफुल रही है, क्योंकि 6 क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस किया ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस मैंने ये भी समझा था कि हमेशा पहले एक क्वेश्चन आता था, यस तो बच्चे लाइट लेते थे। मैंने एक चीज बोला था कि जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है उसे 10 आ सकते हैं, जिस 10 आ सकते हैं उसे 0 आ सकते हैं। जूनियर को यही एडवाइस रहेगी कि वो आपको फॉलो करे और अपना 100% दे। बाकी जो आप बता रहे हो उससे उनकी रैंक आई जाएगी, और डिसिप्लिन में रहे मेनली, क्योंकि डिसिप्लिन ही है जो आपको बांध सकता है। जो आपकी स्ट्रेटेजीज थी मैं उसको फॉलो करती थी, जैसे जैसे आप बताते थे पूरा वही फॉलो करती थी। कुछ भी एक्स्ट्रा खुद से नहीं किया। जैसे जो आपने हाइट एंड डिस्टेंस की शॉर्टकट बताई थी, एंगल्स को पुट करके, वो बहुत हेल्पफुल रही है, क्योंकि निमसेट के पेपर में मोस्टली क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के ही आए थे। हाँ, 6 क्वेश्चन थे उसके। 6 क्वेश्चन थे। तो वो शॉर्ट ट्रिक याद थी, तो इजीली कंपाइल होते गए क्वेश्चन। तो मेनली क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के करने से ही बड़े अटेम्प्ट भी, और जल्दी भी उसी वजह से हो पाए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आती थी हाइट एंड डिस्टेंस की। और बहुत सारे टॉपिक्स थे जो वीक थे, वो निमसेट में आ गए थे इस बार। तो आपने जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी वो हेल्पफुल रही। मतलब अगर शॉर्टकट नहीं होता तो पेपर लेंदी भी जाता और शायद कर नहीं पाती। तो शॉर्टकट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तुम्हारे ऑल इंडिया 6 रैंक आने में। निमसेट 2025 टॉपर स्टॉक की सीरीज में मैं अब आप लोगों की मुलाकात ऐसे स्टूडेंट से करा रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 6 रैंक है। नाम है स्नेहा ड्रोंग। स्नेहा ने कैसे ये सफलता पाई, कैसे ऑल इंडिया 6 रैंक आई, और स्नेहा ने ये सफलता प्राप्त करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई, क्या रणनीति थी, पढ़ने का तरीका क्या था, और किस ढंग से उसने सफलता प्राप्त की। स्नेहा राजगढ़ ब्यावरा की रहने वाली हैं, और किस ढंग से इन्होंने क्या उचित रणनीति बनाई जिससे ऑल इंडिया 6 रैंक आई। आइए मुलाकात के दौरान हम जानते हैं। बेटा तुम्हारी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 6 रैंक है, और तुमने स्कूलिंग का राजगढ़ ब्यावरा से की। तो स्कूलिंग पहले बताओ कि तुम्हारा MP बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, और स्कूलिंग के दौरान तुम जैसे हर बच्चा एक एवरेज बच्चा रहता है या बिलो एवरेज रहता है या आउट स्टैंडिंग रहता है, तो तुमने स्टार्टिंग से ही तुम्हारी मेरिट रैंक आती थी या फिर स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, बैकग्राउंड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था। स्कूलिंग तुम्हारी कैसे हुई और किस ढंग से तुमने तैयारी करी कि तुम्हारी ऑलरेडी 6th रैंक आई। तो पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि तुम्हारा स्कूलिंग कैसा था, फिर कॉलेज कैसा था, और उसमें तुम्हारा क्या पैटर्न था तुम्हारा पढ़ने का, और फिर तुमने एकेडमी कैसे ज्वाइन करा, एकेडमी के बारे में तुम्हें मालूम कैसे पड़ा। सर 10th तक मेरी MP बोर्ड थी, उसके बाद 11th-12th मैंने CBSE से किया। अच्छा। क्योंकि ऐसा सोचने में था कि CBSE की वैल्यूज़ ज़्यादा है, इसलिए मैं 11th-12th में CBSE स्कूल में थी। अच्छा। पर 11th-12th दोनों टाइम पे कोरोना था। 11th तो पूरा कोरोना में गया, तो स्कूल गई नहीं मैं बिल्कुल। और 12th में भी ऑड इवन चलता था, एक दिन छोड़ के एक दिन जाते थे लॉकडाउन के टाइम पे। तो 12th में भी क्लासेस बिल्कुल भी अच्छे से नहीं की थी, तो मैथ्स वगैरह पूरा छूट ही गया था। और 12th की जो एग्ज़ाम हुई थी वो 2 पार्ट में हुई थी, एक MCQ था और एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो था वो पूरा था। तो MCQ में तो थोड़ी सी वो चीटिंग वगैरह करके कर लिया था, पर सब्जेक्टिव में लिखना था तो इतने अच्छे से हुआ नहीं था, और पढ़ा नहीं था, तो मैथ्स वगैरह पूरा वीक ही था। तो उसके बाद कॉलेज भी इंदौर में लिया था, तो फर्स्ट ईयर में मैं घर पे ही थी, इंदौर नहीं आई थी। तो कॉलेज भी वो गाइड वगैरह पढ़ के पास किया था, और फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैंने JM ज्वाइन कर दिया। तो आगे बेटा जेमे की जर्नी तुम्हारी कैसी थी, और कैसे तुमने जेमे में पढ़ाई करी, क्या स्टडी थी, क्या रणनीति थी, कैसे तुमने पूरा तुम्हारा जो 20 महीने की तैयारी तुमने की थी, तो 20 मंथ्स की तैयारी के दौरान किस ढंग से तुमने एकेडमी में तैयारी करा, क्या तुम्हारी रणनीति थी। और निमसेट 2025 का पेपर थोड़ा लेंदी भी था, टाइट भी था, बावजूद इसके तुम्हारी ऑलरेडी 6th रैंक है। और हर बच्चों को ये लगता है कि जो बच्चे 6th रैंक टॉप 10 के अंदर आते हैं बहुत स्टूडियस होते हैं, बहुत पढ़ने वाले होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो किस ढंग से क्या तुमने फॉलो करा, और कैसे तुम्हारी ऑलरेडी 6th रैंक आई, इसके बारे में पूरा विस्तार से तुम बताओ मुझे। JM में 7 अक्टूबर को ज्वाइन किया था। शुरू में जो आपके मोटिवेशन लेक्चर्स हुए थे उससे बहुत बेनिफिट हुआ था। स्टार्टिंग में मेरी सिटिंग भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि घर पे भी इतनी पढ़ाई नहीं करती थी, तो बैठने का वो नहीं पता था। तो आपने जैसे जैसे टाइम बढ़ाया था, धीरे धीरे मैंने टाइम इम्प्रूव किया था अपना बैठने का। जो आपने पूरा शेड्यूल फिक्स किया था उसी के हिसाब से मैं पढ़ती थी। जैसे सुबह आते थे तो योग ध्यान प्राणायाम होता था, आरती पूजन होती थी, उसके बाद डेली टेस्ट होता था।
तो डेली टेस्ट के बाद एनालिसिस प्रॉपर करती थी, उसके बाद आपकी क्लास हो जाती थी। तो क्लास में जो आप होमवर्क देते थे तो वो 2-3 घंटे का जो आप पूरा शेड्यूल बताते थे वो पूरा फॉलो करती थी। उसके बाद जो आप बुक करने का तरीका बताते थे कि किस टाइम पे कौन सी बुक करनी है, हाँ। पहले बेसिक लेवल की बुक करते थे, उसके बाद टफ लेवल पे जाते थे। तो क्वेश्चंस भी जैसे आप बताते थे इतने क्वेश्चन स्टार्टिंग में इस बुक से करने, सारी बुक्स के पैटर्न ट्राई करते थे, एक बुक के पीछे नहीं करते थे। जैसे आपने बताया पूरा वैसे ही फॉलो किया है। जैसे कोई सा टॉपिक आप शुरू करते थे तो उसी टाइम पे डीपीएस होते थे, तो जैसे जैसे टॉपिक चलता रहता था तो डीपीएस से इम्प्रूवमेंट होता जाता था। तो टॉपिक खत्म होता था तो डीटी शुरू हो जाती थी, डेली टेस्ट। तो डेली टेस्ट में स्टार्टिंग के जो टेस्ट होते थे उनमें इतना मार्क्स नहीं आ पाते थे क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं था 11-12 की वजह से। तो धीरे धीरे डीटी जैसे 1-2 नहीं होती थी, ज़्यादा होती थी, धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट होने लगता था। सारी डीटी खत्म हो जाती थी, उसके बाद वीकली टेस्ट जो होता था हर सैटरडे, तो उससे पूरा इम्प्रूवमेंट पता चल जाता था कि कितने अच्छे से टॉपिक को पढ़ा है। अगर उसमें भी कमी रह जाती थी तो वीकली टेस्ट सेकंड होता था जो 1 महीने बाद आप करवाते थे कैप्सूल वगैरह करने के बाद, रिवीजन के बाद, तो उसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो पाता था, शुरू में नहीं हो पाता था। फिर वीकली टेस्ट के बाद प्री फाइनल टेस्ट जो हमारा हर संडे को होता था, तो उससे पूरे हफ्ते का इम्प्रूवमेंट पता चलता था। जैसे आपने हमारा प्री फाइनल टेस्ट जनवरी से स्टार्ट कर दिया था, तो स्टार्टिंग से 1000 नंबर से देखने की आदत हो गई थी। जो मैथ्स तो आप पढ़ाते थे उसके साथ साथ रीजनिंग वगैरह भी कवर, क्योंकि मैथ्स से अगर कम हो जाता था तो रीजनिंग से कवर कर लेते। तो स्टार्टिंग से जैसे आपने बताया रीजनिंग भी फोकस करो रीजनिंग पे। तो आपने जो रीजनिंग की बुक्स करवाई थी पैटर्न्स उसके भी क्लियर किए थे। जैसे आपने बताया था हर एक टॉपिक में पैटर्न्स पे ध्यान दो, क्वेश्चंस पे ध्यान मत दो। तो जैसे जैसे आपने बताया क्वेश्चंस पे ध्यान ना देते हुए पैटर्न्स पे ध्यान दिया, कॉपी पूरी प्रॉपर मेंटेन की, जो कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव आप बताते थे डिटेलिंग अच्छे से की थी, ताकि अगर बाद में भी उनका रिविजन करना पड़े, क्योंकि भूल जाते थोड़े दिन में टॉपिक्स वगैरह। तो कंसेप्ट की कॉपी और ऑब्जेक्टिव की कॉपी जो आपने बनवाई थी बहुत अच्छे से काम आई, उन्हीं की वजह से आज इतना इम्प्रूवमेंट हो पाया और ऑल इंडिया रैंक 6 उसी की वजह से आ पाया। बेटा एक चीज़ ये बताओ मुझे कि जैसे तुम्हारे ऐसा कई टेस्ट पे हुआ होगा कि तुम्हारे मार्क्स फ्लक्चुएट हुए होंगे, और फ्लक्चुएशन के बाद बट ऑब्वियसली डिमोटिवेशन आता है, और कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसको तुम कैसा इम्प्रूवमेंट किया, कैसा ओवरकम किया? सर जैसे मेरी रैंक कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी, कभी टॉप 20 में आती, टॉप। हाँ मैंने देखा तुम्हारे कभी एक आध 2 बार फर्स्ट रैंक भी मैंने देखा, तुम्हारे टॉप 10 में भी देखा, और कई बार तुम बहुत बाहर चली जाती थी, तो फिर उसको कैसे ओवरकम किया तुमने? रैंक बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी, पर जो आपकी स्ट्रेटेजीज थी मैं उसको फॉलो करती थी। जैसे जैसे आप बताते थे पूरा वही फॉलो करती थी, कुछ भी एक्स्ट्रा खुद से नहीं किया। जैसे स्कैनिंग कभी पहले नाम ही नहीं सुना था कि स्कैनिंग भी करनी चाहिए पेपर के पहले, तो आपने स्कैनिंग बताई। तो स्कैनिंग पहले स्टार्टिंग में 6 से 7 मिनट चली जाती थी, अभी भी बहुत सी बार जाती थी। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया, प्रॉपर तरीका मिलने लगा स्कैनिंग का। जैसे आपने टॉपिक फिक्स कर दिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, लोअर मैथ्स और हायर मैथ्स, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया। स्टार्टिंग में बहुत सारे टॉपिक्स थे उनमें बहुत डर लगता था, जैसे वेक्टर से मुझे हमेशा ही डर लगता था, पर आपने जो मास्टर क्लास ली थी वेक्टर की, उससे ही वेक्टर का इम्प्रूवमेंट हुआ। उससे मतलब उससे फियर खत्म हो गया Yes, होगा। sir. तो सारे एडवांस के क्वेश्चन थे उसमें? जैसे हाँ। पहले वेक्टर से लेंथी जाते थे क्वेश्चन तो बहुत डर लगता था, हमेशा छोड़ देती थी वेक्टर के क्वेश्चन। और मास्टर क्लास में जो आपने शॉर्ट ट्रिक्स बताई उसी से वेक्टर में कॉन्फिडेंस आने लगा था सर। और मास्टर क्लास में जो आपने और भी टॉपिक्स पढ़ाए, ट्रिग्नोमेट्री में भी पहले डर लगता था क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स मुझे कंपाइल नहीं हो पाती थी, बहुत टाइम लगता था। तो आपने मास्टर क्लास में जो एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक्स बताई है ट्रिग्नोमेट्री की, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। और जो हाइट एंड डिस्टेंस की आपने शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो तो सर बहुत हेल्पफुल रही है, क्योंकि 6 क्वेश्चन आते हाइट एंड डिस्टेंस के, है ना? तो हाइट एंड डिस्टेंस मैंने ये भी समझाया था कि हमेशा पहले एक क्वेश्चन आता था यस तो बच्चे राइट लेते थे। मैंने एक चीज बोला था कि जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है उससे 10 आ सकते हैं, जिस 10 आ सकते हैं उससे 0 आ सकते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस की शॉर्टकट, तो तुम्हारा मतलब उसका क्या बेनिफिट मिला तुम्हें? सर जो आपने हाइट एंड डिस्टेंस की शॉर्टकट बताई थी एंगल्स को पुट करके, वो बहुत हेल्पफुल रही है, क्योंकि निमसेट के पेपर में मोस्टली क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के ही आए थे। हाँ, इस 6 बार। क्वेश्चन थे उसके, 6 हाँ। क्वेश्चन थे। हाँ। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, तो इजीली कंपाइल होते गए क्वेश्चन। तो मेनली क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के करने से ही बड़े अटेम्प्ट भी, और जल्दी भी उसी वजह से हो पाए क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आती थी हाइट एंड डिस्टेंस की। और बहुत सारे टॉपिक्स थे जो वीक थे वो निमसेट में आ गए थे इस बार। तो आपने जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी वो हेल्पफुल रही। मतलब अगर शॉर्टकट नहीं होता तो पेपर लेंदी भी जाता और शायद कर नहीं पाते। Yes, sir. तो शॉर्टकट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तुम्हारे ऑल इंडिया 6 रैंक आने में, है ना? अब बेटा मुझे ये बताओ कि जैसे तुम मॉनिटर भी थी अपने अकेडमी, क्लास की मॉनिटर भी थी तुम, तो मॉनिटर होने के साथ साथ तुम्हें अटेंडेंस का भी रिकॉर्ड रखना पड़ता था, एब्सेंट प्रेजेंट का रिकॉर्ड रखना पड़ता था। कई बच्चे तुम्हें निश्चित डिमोटिवेट भी किए होंगे कि मॉनिटर से हट जाओ, ये तुम्हें इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन ये बात अलग है कि पहले जितने भी लीडर पर अपने आ रहे हो मॉनिटर ही हैं, क्योंकि एक एकेडमी से अटैचमेंट हो जाता है और
माँ बाप की शादी की तो ब्लेसिंग रहती है, और साथ में एक सिंसियरिटी हो जाती है कि सर हमको हमें एड्रेस करना, सर कोई चीज़ पूछना ले तो मुझे खुद ईमानदार रहना है। तो ये जब तुम मॉनिटर भी थे एकेडमी का, अटेंडेंस और सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी रखती थी, पढ़ाई भी करती थी, तो क्या तुम्हें कभी ये बोझ लगा या तुम्हें इरिटेशन आया, झल्लाट आया कि मुझे क्यों ये काम दे दिया गया, कि ऐसा नहीं तुम्हें उससे उत्साह हुआ कि नहीं मुझे एकेडमी के लिए कुछ बेहतर मैं कर लूँ, तो उससे और मोटिवेशन आया और तुम पढ़ाई को और बेहतर करिए, और वो कहीं ना कहीं 6th रैंक आने में तुम्हारा मॉनिटर होना भी उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे बताओ सर, जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग जब जूनियर्स थे तो सीनियर मॉनिटर्स थे, तो आप बताते थे कि पहले मॉनिटर्स से ही रैंक आती थी। तो जब मैं मॉनिटर बनी थी स्टार्टिंग में लगता था कि नहीं बनना है, पर जब बनी थी तो एक्सेप्ट कर लिया था। फिर ये था कि पहले मॉनिटर्स की रैंक आती थी तो अब भी आ सकती है, तो वही एक मोटिवेशन था कि पहले भी मॉनिटर्स की रैंक आती थी तो अभी भी आनी चाहिए मॉनिटर्स की। तो जैसे आपसे बात होती थी कभी कभी फ़ोन वगैरह पे, तो अलग मोटिवेशन आता था कि सर से बात हो गई है, तो पहले डर भी लगता था कि सर कुछ चिल्ला ना दे, उस वजह से। तो पर अलग मोटिवेशन आता था कि सर से बात हो गई है, तो पढ़ने में दिन भर मन लग जाता था। बहुत सी बार आपकी बातें घूमती रहती थी तो वो याद आता था, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था पढ़ाई से। और बहुत सी बार लोग क्रिटिसाइज़ भी करते थे कि मॉनिटर है, मतलब ऐसा नेतागिरी मत करो ऐसा करके, पर कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। जो करना था एकेडमी के लिए करना था, कभी खुद का इतना नहीं सोचा था, एकेडमी का ही सोचा था, डिसिप्लिन बनाने में क्लास का। क्योंकि लगता था कि डिसिप्लिन एटलीस्ट मेरी वजह से ख़राब ना हो, और जो भी आपने मुझे पद दिया है उसको मैं पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था मैंने, और उसी पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है, मतलब उसको मैंने स्ट्रेंथ समझ के इम्प्लीमेंट किया है। तो बहुत अच्छा बेटा, तुमने जितना मैंने देखा कि डिसिप्लिन खुद भी रहे, बच्चों को रखा, और उस डिसिप्लिन के कारण बहुत सारे बच्चों का भला भी हुआ। करीना भी मॉनिटर थी ना, तो 39 रैंक है ना करीना की, तो तुम लोग मॉनिटर लोगों ने इस बार बहुत अच्छी रैंक भी डाले। तो ये आने वाली लड़कियों के लिए मोटिवेशन है कि हम अगर खुद डिसिप्लिन में रहते हैं, सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, तो बहुत अच्छे बेहतर रैंक लाया जा सकता है। और एक चीज़ मुझे अब ये बताओ कि तुम्हें जो भी तुम्हारा राजगढ़ में जो स्कूलिंग हुई और इसके बाद तुमने कॉलेज यहाँ पाया, उसके बाद तुम एकेडमी आई, तो तुम्हारा तीनों टाइप की पढ़ाई जो थी और यहाँ की पढ़ाई में, जैसे तुमने स्कूलिंग करी, कॉलेज करी, यहाँ की पढ़ाई में तुमने क्या डिफरेंस महसूस करा कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से जेमे की पढ़ाई कैसे ऐसा डिफरेंट है कि वो जो 11th में तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए थे और यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो पाए, तो क्या डिफरेंस तुम समझ में आया और कैसे वो कंसेप्ट क्लियर हो पाए, और उसमें एकेडमी की पढ़ाई का क्या योगदान है तुम्हारी रैंक्स में भी? सर, जैसे 10th के पहले तक तो मैं पढ़ाई करती थी तो टीवी के सामने ही करती थी, कभी टीवी से हट के मैंने पढ़ाई नहीं की थी। मतलब 24 घंटे आप समझ सकते हो, सोने के अलावा मैं टीवी के सामने ही रहती थी। अच्छा, और इसलिए चश्मा भी लग गया तुम्हें। सर 11th-12th में ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो क्लासेस हटा के दूसरा ऐप खोल लेती थी, मतलब पढ़ाई तो करती हूँ। अच्छा, मतलब तुमने फर्जीवाड़े भी किए हैं 11th में? हाँ, ठीक है। सर इसीलिए फर्स्ट ईयर में घर वालों ने इंदौर नहीं भेजा था, क्योंकि बिगड़ जाऊंगी ये सोच के, क्योंकि फ़ोन में बहुत चलाने लग गई थी। और यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं? यस सर। हाँ। जब मैंने यहाँ पे काउंसलिंग ली थी आपसे, उसके बाद घर वालों को रूल्स वगैरह बताए थे, तो वो लोग बहुत खुश हुए थे कि सबसे पहले तो फ़ोन छूट जाएगा और सही जगह पे जा रही है। यस सर, सही जगह पे जा रही है। तो मेरी जो दीदी है उन्होंने मुझे यहाँ का बताया था, दीदी मामा ने, और सारी स्कूलिंग उन्होंने ही मेरी डिसाइड की थी कि मुझे क्या करना है। मेरा कुछ गोल नहीं था, और आपके बारे में सबने कुछ सुना हुआ था, फैमिली से मुझे आपका पता चला था। मैंने BCA JA में ज्वाइन करने के लिए किया था। अच्छा। BCA करने का मतलब राजगढ़ से इंदौर BCA अपने एकेडमी के जेमे के लिए किया था ज्वाइन? हाँ, अच्छा। सर JMA के बारे में मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बहुत बताया था, और YouTube पे भी चैनल है तो उससे मुझे JMA के बारे में ज़्यादा पता चला था, जो यहाँ पे देशभक्ति के बारे में बताया जाता है। पहले इतना कभी सुना नहीं था देश के बारे में, ना कभी करने का सोचा था कि देश के लिए कुछ काम भी आ पाऊँगी, पर जब आपने बताया देश के बारे में, शहीदों के बारे में, उनकी पुण्यतिथि, जन्मतिथि, तो देश के लिए कुछ करने का है मन में कि अगर आगे जाके मैं कुछ कर पाऊँगी देश के लिए, तो मेरा पूरा योगदान देश के लिए रहेगा। फिर उसके बाद में परिवार के बारे में। तो यहाँ पे मैंने वही पूछा बेटा कि स्कूल कॉलेज लेवल में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, तो ऐसा यहाँ पे तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो पाए, स्ट्रांग हो पाए, जैसे तुमने बोला टीवी के सामने पढ़ती थी तो बस पास होने के लिए पढ़ाई कर लिया, तो यहाँ ऐसा क्या हुआ कि जिससे तुम्हारे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो गए, जिससे तुम्हारे ऑलरेडी 6th रैंक आई? क्या ऐसा हुआ? सर मेनली तो यहाँ की सीटिंग थी, क्योंकि आप सुबह से बैठा के रखते थे तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल था ही नहीं। और जैसे आपने बताया था कंप्लीट आइसोलेशन होना चाहिए, तो मेरे फ्रेंड्स शुरू से ज़्यादा नहीं थे, और जो थे उनसे भी मैंने बात करना बंद कर दिया था शुरू में ही, और मम्मी पापा से भी बस जो संडे को हाफ डे होता था उसी में बात करती थी, तो बाहर का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं था। तो जो यहाँ पे आप बताते थे वही करती जाती थी, जैसे आप बेसिक से एडवांस तक पढ़ाते थे सब कुछ, तो धीरे धीरे कंसेप्ट बनने लगे थे। स्टार्टिंग में अगर बुक पे जाती थी तो क्वेश्चंस नहीं बनते थे, पर जैसे आप कंसेप्ट पढ़ाते थे शुरू में, तो ज़्यादा ध्यान में कंसेप्ट पे देती थी, तो मेरे कंसेप्ट जैसे जैसे बढ़ने लगते थे आगे, फिर बुक्स पे ध्यान देती थी तो कंसेप्ट बढ़ने लगे, इसी वजह से इम्प्रूवमेंट हो पाया था।
और जो टेस्ट वगैरह होते थे, डेली टेस्ट होते थे, तो टेस्ट से ब्रेक नहीं होता था, तो इम्प्रूवमेंट भी पता चलता था, गलतियाँ समझ आती थी कि कितनी गलती की है, तो आगे जाके वो गलतियाँ ना हो, ये कोशिश रहती थी। बेटा लास्ट में ये बताओ, जूनियर को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, और 2026 में इंटर की एग्जाम देने वाले हैं, 47 में देने वाले हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जूनियर्स को यही कहना चाहूँगी कि एक बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि उसे क्या करना चाहिए, पर जैसे आपने पूरा पाथ बना के रखा हुआ है कि कैसे क्या होगा, तो आप जो बता रहे हैं वो ट्रस्टेड है और इतने सालों से सब करते आ रहे हैं, तो मेनली उनको वही फॉलो करना चाहिए जो आप बता रहे हैं, क्योंकि वो ट्रस्टेड है और हम सब की रैंक भी आपकी वजह से ही आ पाई है, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता था। जैसे कि अभी तक जितनी ऑल इंडिया रैंक्स आई है, सब ने आप ही को फॉलो किया है, हमारे बैचमेट्स ने भी आप ही को फॉलो किया है, तो जूनियर को यही एडवाइस रहेगी कि वो आपको फॉलो करे और अपना 100% दे, बाकी जो आप बता रहे हो उससे उनकी रैंक आई जाएगी, और डिसिप्लिन में रहे मेनली, क्योंकि डिसिप्लिन ही है जो आपको बांध सकता है। अगर तुम कहना चाहती हो कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, तो सभी स्टूडेंट्स को यही मैसेज है कि स्नेहा की जो सफलता का कारण था अनुशासन। जैसे उसने बोला कि टीवी में 10th क्लास में टीवी के सामने बैठ के पढ़ाई करती थी और मोबाइल भी बहुत देखती थी, ऑनलाइन में मोबाइल के साथ साथ दूसरे ऐप खोल लेती थी, लेकिन जब यहाँ अनुशासन में रही तो अनुशासन में रह के इसने सफलता प्राप्त की और नेमसेट जैसी बड़ी एग्जाम में ऑलरेडी 6th रैंक आई। तो अनुशासन सफलता की कुंजी है और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ये बात अगर हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट्स इस बात को समझ ले तो सफलता प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। और स्नेहा तुमसे मुलाकात करके बात करके हर बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हें अब ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस अनुशासन में रह के तुमने ये ऑलरेडी 6th रैंक पाई है और जो सफलता पाई है, इस अनुशासन में रह के आगे की तुम्हें पढ़ाई करना है। NIT देशी तुम्हें अलॉट हो गया है और वहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई करना है ताकि वो पूरे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके अच्छे सॉफ्टवेयर बना के आगे देश और राष्ट्र के लिए बेहतर योगदान दे सको, जो मेरे लिए गुरुदक्षिणा रहेगी, सच्ची गुरुदक्षिणा रहेगी। और वो सारी चीज़ें यही तुम्हें आगे सभी बच्चों को गाइड करना है, बताना है कि अनुशासन के बिना अगर कोई सफलता मिल भी जाती है तो क्षणिक होती है, लेकिन अनुशासन में रहकर जो सफलता मिलती है वो चिरकाल तक स्थायी होती है, सुकून देने वाली, अच्छी सुखद एहसास देने वाली होती है। चलो बेटा, वंदे मातरम।